हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम को लिए हैं जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम्स में, मेंस में। और ये हमारा पार्ट 7 है और इसका पीडीएफ आपको एच सिविल्स PCS 1 इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन कि डू यू कंसिडर द इंडियन पार्लियामेंट इज सॉवरेन, अ नॉन सॉवरेन और बोथ? गिव योर व्यूज फॉर 38 मार्क्स। देखो, सॉवरेन क्या होता है? जब हम बोलते हैं एक देश सॉवरेन है तो मतलब कि वहाँ कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई देश आकर के बोल रहा है कि आपको कैसे रहना है, आपका कैसे स्टेट होगा। कुछ नहीं, वो कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है बाहर का। जो भी है हम ही है। ठीक है, हम ही अपना सब कुछ करेंगे, हमारा बाउंड्रीज फिक्स है। ठीक है, और कोई किन्हीं और का हमें नहीं सुनना है, ना हम कोई इसका इन्फ्लुएंस है। बट जब हम बोले नॉन सॉवरेन कोई देश को, तो मतलब ये हो गया कि उसके देश का जो अफेयर्स होगा, जो उसका बाउंड्री होगा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय सम एक्सटर्नल कंट्री और सम एक्सटर्नल फोर्सेज। बट हम क्या है, इंडिया एज ए कंट्री वी आर ए सॉवरेन नेशन। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या इंडिया का जो पार्लियामेंट है क्या वो भी सॉवरेन है, या फिर वो नॉन सॉवरेन है, या फिर वो दोनों है? तो देखो, सर्टेन थिंग्स आर ना सैक्रोसेंट, इट विल नॉट चेंज। हम अगर अगर आपसे कोई पूछे कि क्या देश आज़ाद है, आप बोलेंगे बिल्कुल है। तो जब बिल्कुल है हमने बोला, मतलब वो सैक्रोसेंट है, दैट इज अ फैक्ट, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो उसी तरीके से जो हमारा पार्लियामेंट है, इट इज अ नॉन सॉवरेन। कहने का मतलब कि यहां पर बाहरी जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होगा पार्लियामेंट के बियॉन्ड, जैसे जो अदर ऑर्गन्स हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी होगा, इट हैज एन दे हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द पार्लियामेंट एंड इट इज नॉन सॉवरेन बॉडी। अब ये कैसे होगा इन डेप्थ, वही हमारा क्वेश्चन का डिमांड है, वही हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब नाउ विल बिगिन आंसर विद द कोट। इन इंडिया पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन इन द इंग्लिश सेंस, मतलब जो ब्रिटिश है, जो यूके के सेंस में हम लोग सॉवरेन तो नहीं है। इट फंक्शंस अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेड बाय DD बसु सर। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है ना कि यूके में सॉवरेन है। कैसे है? मतलब कि यूके में जो भी है होल एंड सोल वो पार्लियामेंट ही है वहां का। ना तो उसमें कोई जुडिशरी कुछ बोल सकता है, ना वहाँ कोई अदर ऑर्गन, ना वहाँ का क्राउन, हम जानते हैं वहाँ पर किंग है, क्वीन होती हैं, ना वहाँ का क्राउन कुछ बोल सकता है। जो भी है द कंप्लीट अथॉरिटी लाइज विद द पार्लियामेंट। अब उसको कैसे करना है वो करे, उसको कोई उसकी अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। अब कैसे नहीं है वही हम लोग आगे देखेंगे। तो अब नाउ वी स्टार्ट द इंट्रो। द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी originated in the Bill of Rights 1689 in the Britain, establishing parliament supremacy over the crown and the court। जो कि मैंने बोला कि पार्लियामेंट का ही सुप्रीमेसी है, जो चाहे क्राउन बोले कुछ, चाहे कोर्ट बोले कुछ, लेकिन पार्लियामेंट ने जो डिसाइड कर लिया, जो लॉ बना दिया, जो बोल दिया, बस वही है, उसका सुप्रीमेसी है उसका। हाउएवर इंडिया adopted constitutional supremacy to safeguard constitutional democracy। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया कि हमारे यहाँ जो भी है असली पावर वो है संविधान के बदले कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। इसी को बोलते हैं हेजेमोनी भी, कॉन्स्टिट्यूशनल हेजेमोनी भी इसी को बोलते हैं कि इसी का राज है। किसका राज है? तो संविधान का राज है, उसमें जो लिखा गया आर्टिकल उसका राज है। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया? कॉन्स्टिट्यूशनल हेजेमोनी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियल्स हैं उसको सेफगार्ड करने के लिए एक संविधान है, और संविधान के अंदर में के आप बोले सबॉर्डिनेट है तो पार्लियामेंट है। बट द कंप्लीट अथॉरिटी इज विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट विद द पार्लियामेंट। देयर बाय इट मेक्स आवर पार्लियामेंट ए नॉन सॉवरेन बॉडी। ठीक है, जो मैंने पहले कहा था कि एक्सटर्नल, ये क्या है? पार्लियामेंट क्या है? बेसिकली एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बना दिया बस वो हो गया, नहीं है। अगर वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियल्स है, अगर वो उसके अपोज में गया तो द ऑनरेबल कोर्ट्स विल स्टक इट डाउन। तो जब वो खत्म कर सकता है तो इसका मतलब यही हुआ ना, जो पार्लियामेंट बॉडी वो सॉवरेन नहीं है। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी होता क्या? तो ये डाइसी ने ये कहा था कि कुछ पॉइंट दिया था कि ऐसा होता है, देन देयर इज पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, रिपील और अमेंड एनी लॉ। ठीक है, एनी लॉ कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे इंडिया में आप समझो कि इंडिया में क्या होता है कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। तो पार्लियामेंट कैनॉट मेक लॉ फॉर यूनियन एज वेल एज फॉर द स्टेट। हाँ, देयर इज एन एक्सेप्शन अंडर आर्टिकल 249, वो सब जो राज्यसभा का स्पेशल पावर्स है। बट इन नॉर्मल कंडीशन क्या ऐसा है कि दिल्ली फेम्स लॉ फॉर बिहार नहीं है? अब एक्सेप्शन केस को अगर आप अलग रखें तो मैं इस बात को कह रहा हूं, तो इट कैनॉट मेक एन अमेंड एनी लॉ। ठीक है, डेजिग्नेटेड है, 7 शेड्यूल है, यूनियन का लिस्ट अलग है, स्टेट का लिस्ट अलग है। ठीक है, अब आते सेकंड पॉइंट में, जो डाइसी ने कहा था कि पार्लियामेंट हैज एब्सोल्यूट लीगल राइट, मतलब कि सारा जो लीगल राइट है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास, इट इज एब्सोल्यूट, कैन नॉट बी क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड में आओ, नो बॉडी कैन ओवर राइट लेजिस्लेशन। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यूज है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक स्ट्रक्चर्स को अगर अपोज किया तो दैट
दैट लॉ गेट स्टक डाउन, बट इट इज नॉट द केस इन यूके। सो यूके में बोला जाता है कि वहां का जो पार्लियामेंट सॉवरेन है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है वहां पर, ठीक है। नो जुडिशियल रिव्यू, वहां पर ये होता है कि जुडिशरी, हमने क्या बोला, अगर कोई लॉ संविधान के आधार पर नहीं है, इट विल बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड, अल्ट्रा वायर्स, बहुत कुछ होता है। तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर जो पार्लियामेंट ने बोल दिया आपको मानना ही मानना चाहिए, आप जैसे मानो। there is no concept of judicial review, so no one can interfere in the work of the British Parliament, but it is not the case in the case of India. So India में एक पार्लियामेंट है, that is a non sovereign body, बट सॉवरेंटी कहाँ पर होता है, तो यूके में होता है, स्वीडन में होता है, आप एक यहाँ पर न्यूजीलैंड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं द स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी इन इंडिया। मैंने क्या किया है भाई, एक बॉक्स बना दिया, दो यहाँ पर लिख दिया कि ब्रिटिश का है पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, जो मैंने आपको बोला भी। अब यहाँ पर कर दिया कि अमेरिकन का जुडिशियल सुप्रीमेसी, भले यहाँ पर 7 आर्टिकल है, लेकिन जो जुडिशरी वहाँ पर बोल दिया अमेरिका में, बस वही ही मान्य होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर फिर कोई एक अदर ऑर्गन होगा इसका मान ज़्यादा होगा, नहीं। अमेरिका में है कि जो भी जज ने बोल दिया, आगे ऑनरेबल कोर्ट ने बोल दिया, बस वही एकदम सुप्रीमेसी, उसी का ही बस मान्य हो। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसका लिया सिंथेसिस, हमने दोनों का तो कुछ पॉइंट लिया। क्या लिया, मतलब कैसे लिया, तो अथॉरिटीज एंड द जुरिडिक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर डिफाइंड एंड इट इज लिमिटेड। देखो जो अथॉरिटी है ना, वो क्या काम कर सकता है, वो कंप्लीटली डिफाइंड है एज पर द बुक, इट कैन नॉट बी चेंज। वो इसी किताब के हिसाब से ही अपना वो लॉ बनाएगा, काम करेगा, विच इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और एक लिमिटेड पावर भी है, ऐसा नहीं है कि उसको जो मर्जी आएगा उस पर वो लॉ बनाएगा, ठीक है। इट इज लिमिटेड बाय द जुडिशियल रिव्यू। अगर ऑनरेबल कोर्ट्स को ऐसा लगा, हाई कोर्ट को लगा, सुप्रीम कोर्ट को लगा, दैट इज अल्ट्रा वायर, दैट इज नल एंड वॉइड बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट एनी फंडामेंटल राइट या फिर द बेसिक स्ट्रक्चर, दैट लॉ कैन नॉट बी पास, दैट विल बी स्टक डाउन, ठीक है। तो अब हमारा आ गया मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि फैक्टर्स रिगार्डिंग नॉन सॉवरेन इंडियन पार्लियामेंट। अगर हम कैसे बोलते हैं, जो हमने अब तक आपको समझाया, बट वो अब उसको हम पॉइंट फॉर्मेट में लिखेंगे, आखिर कैसे बोलते हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट है दैट इज नॉन सॉवरेन। पहला गया कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, इसी को जैसे मैंने बोला, अब इसी को हेजेमोनी भी आप लिख सकते हैं। एज पर द आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद एफआर्स विल बी नल एंड वॉइड। जो भी लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड, ठीक है। फिर लॉ नहीं बन सकता है, जो कि आर्टिकल आपका 19 है, ठीक है। आपको कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा लॉ बन जाए कि आपको उसको वायलेट कर जाए, बिकॉज इट इज मेंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट इज सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज बिकॉज वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल हेजेमोनी, नॉट द पार्लियामेंट्री हेजेमोनी और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इन इंडिया, ठीक है। दिस इज लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर, उसको एक कम है, उसको लिमिट किया जाए, मतलब रोका जा रहा है। कैसे, तो बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर, वही जो मैंने आपको बोला, क्रक्स मैंने आपको पहले ही बोल दिया। अब मैं इसको इस पॉइंट फॉर्मेट में अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता कि आप लिखेंगे कैसे इसको, ठीक है। एज इन द केस वंदा भारती केस ऑफ 1973, इसमें यही कहा गया था कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जैसे एफआर का बैलेंस हो गया, जुडिशियल रिव्यू, ऐसे बहुत सारे कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए थे कि इसमें अब आपको ये तो फॉलो करना ही करना है। वो बेसिक्स मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक अलग क्वेश्चन है, वहाँ पर उसको डील करेंगे, ठीक है। तो इट इज लिमिटेड बाय द बेसिक स्ट्रक्चर। कुछ आप ये एज ऑफ नाउ अभी आप समझो कि हाँ कुछ ऐसा चीज है जो कि मेरे को फॉलो करना ही करना है, एंड दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। मैं आप कुछ भी लॉ बनाओ, वो इसको डिस्टॉर्ट तो नहीं कर सकता है, वो फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकता है। आप समझो इस तरीके से। अभी ये कहाँ कहा गया था, तो इन द केसवंदा भारती केस 1973। और इस क्वेश्चन में भी हमने जो कुछ मॉडल यहाँ पर तैयार किया है आंसर का, वो ऐसा है कि जैसे मैंने पहले आपको नेमोनिक में कहा था कि अलग से आपको जजमेंट देना होगा इन द बॉक्स, फिर आप 1 2 3 लिखेंगे, बट यहाँ पर क्या है कि आप बॉडी में ही उसको यूज करेंगे, बिकॉज आप अपने रीजंस को वहाँ पर दे ही पा रहे हैं, बिकॉज बेस्ड ऑन द जजमेंट। तो जब जजमेंट दे रहे हैं तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द बॉडी इटसेल्फ, सो देयर इज नो नीड टू मेक ए सेपरेट बॉक्स फॉर द जजमेंट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, द जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 हो गया, 32 हो गया, 226 हो गया। 32 में यू कैन रीच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यहाँ आपका हाई कोर्ट जो रिट्स वेयर होता है ना, मैंडेमस में जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन द लॉ इन कंसिस्टेंट विद द एफआर अल्ट्रा वायर्स। ये कैसे आता है, एग्जांपल देखते हैं। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में यहाँ पर ये कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो हैज जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू की मतलब जो जजेस हैं वो जो कोर्ट है वो रिव्यू करेगा कि जो लॉ है क्या वो किसी का फंडामेंटल राइट तो नहीं कर रहा है वायलेट। अब क्यों देखेंगे, बिकॉज फंडामेंटल राइट इज इन द बेसिक स्ट्रक्चर, जो उसका बैलेंस होता है। तो
जुडिशियल रिव्यू में यही चेक कर रहा है ना कि भाई किसी का राइट तो हम छीन तो नहीं दे, ऐसा किसी को दिक्कत तो नहीं होगा। तो वो कहा कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो खुद ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और जब बेसिक का पार्ट हो गया, लॉ कैन नॉट बी मेड इन अगेंस्ट ऑफ इट, तो ये कह सकते हैं ना कि पार्लियामेंट इज नॉट द सुप्रीम अथॉरिटी हियर, पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन हियर। कौन सॉवरेन है? तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ सेकंड एग्जांपल में, एनजेसी केस और 15 में ये 99 सीए था। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये क्या कहता है कि ये रिप्लेस कर देगा कोलेजियम को। ये कहता है कि जो सीनियर जजेस हो गए ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को, तो यहाँ पर ये मिलकर के एनजेसी उनको अपॉइंट करेगा। बट फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने से डिक्लेयर कर दिया गया व्हाई, बिकॉज दे सेड दैट इट इज अगेंस्ट द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब आप समझो कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को क्वेश्चन कर रहा है, मतलब कि जो इंटरप्रेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पर कोर्ट में, उनका जो इंडिपेंडेंस को क्वेश्चन नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यही हुआ कि अब पार्लियामेंट ने तो एक लॉ कर दिया, बट उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया वॉइड, तो इट सेज कि पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन। फोर्थ में आ गया चेक्स एंड बैलेंसेस अमंग द वेरियस, और हमें जानते हैं ना कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव अलग काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अलग काम करेगा, जुडिशरी अलग काम करेगा। हाँ, लेकिन सब एक दूसरे को चेक भी तो कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा लॉ बन गया जो कि किसी का फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर रहा है, तो वहां पर फिर एक्शन में आ जाएगा ना ये जुडिशरी, इट विल बाय द जुडिशियल रिव्यू वो किसी लॉ को डिक्लेयर कर देगा नल एंड वॉइड। तो ऐसा नहीं है कि तीनों ऑर्गन्स पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, सब पे है, सब एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि कोई भी ऐसा लॉ ना बने जिससे कि लोगों का नुकसान हो, देश का नुकसान हो। तो ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? तो इसमें आ गया एसआर बोमई केस 1994, तो प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल। देखो हमने बिहार में अगर हम देखेंगे तो 1968 से लेकर के 1990 के भी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर लगा प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है कि अगर स्टेट मशीनरी फेल हो गया, देन आप वहां पर जो प्रेसिडेंट्स हैं वो वहां पर आर्टिकल 356 लगाते हैं, जो कि एडवाइस लेते हैं फ्रॉम द गवर्नर, ठीक है। बट अगर ये बार बार हो जाए, 20 साल के अंदर में 10 बार 8 बार ऐसा कुछ अगर हो जाए, तो ये तो दिखाता है ना कि वहां पर शायद मिसयूज हो रहा है। तो यही होता है कि ऐसा बोमई केस में कहा गया कि मिसयूज नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर ऐसा कुछ सर्कमस्टेंस आ गया, देन डेफिनेटली यहां पर अप्लाई होगा, बट नॉट इन ऑल द इवेंट्स, ठीक है। अब एक आता है एक्सेप्शन। फेडरल में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, आर्टिकल 249, ये राज्यसभा के कंसेंट से होता है, ठीक है। लेकिन ये कैसे बनाएगा? इसको जो इंस्पिरेशन है या जो गाइडेंस है वो कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हुआ ना कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर। अब आ गया वही जो हमने देखा ऊपर कि राष्ट्रपति शासन का है, तो तभी आप लगाएंगे जबकि वहाँ फेलियर होगा स्टेट में से, नॉट एवरी टाइम, बट यस इट इज एन एक्सेप्शन, इट इज फेडरल एक्शन इसको बोलते हैं, ओके। अब आ गया छठवां कि इट इज कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड एंड रिटन, मतलब कि एक संविधान है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि लॉ कैसे बनेगा, देश कैसे चलेगा, ये क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें हमें कुछ अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर आर्टिकल है 368। ऐसा नहीं है कि अब कोई भी सरकार आए, कुछ भी आए तो तुरंत अमेंड कर दें, ऐसा नहीं होगा। बेसिक स्ट्रक्चर तो डॉक्टर तो है ही, और इसमें ही एक और फीचर आता है कि अगर कोई फेडरल फीचर हो, ठीक है, तो जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो यहाँ पर स्टेट्स भी हुए ना इन्वॉल्व, ठीक है। तो जब भी कोई फेडरल फीचर हुआ तो वहाँ पर कंसेंट चाहिए हमें स्टेट का। एग्जांपल में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एज पर द 7th शेड्यूल, ठीक है। 7th शेड्यूल क्या बोलता है? एक यूनियन लिस्ट अलग है, एक स्टेट लिस्ट अलग है, मतलब कि यूनियन इस पे लॉ बनाएगा, स्टेट इस पे लॉ बनाएगा, ठीक है। अभी क्या होता है, ये तो बनाएगा, ठीक है, कौन बनाएगा? यूनियन के लिए बनाएगा पार्लियामेंट, स्टेट के लिए बनाएंगे उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। बट यही कहाँ से आ रहा है? यही तो आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दिया तब तो ये ऐसा कर पा रहे। तो हुआ ना कि संविधान का हेजेमोनी है, ना कि पार्लियामेंट का है, ठीक है। तो इसी ये दिखाता है कि द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कौन है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, नॉट द पार्लियामेंट और नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। तो ये हमने देखा, यहाँ पर 6 पॉइंट हमने देखा अपने बात को रखने के लिए हम, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो एंश्योर द रूल ऑफ लॉ, यस एग्जैक्टली। अब लॉ में मतलब क्या किया? जो लॉ को बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल्स है, फंडामेंटल राइट्स है, इक्वालिटी सब कुछ है उसमें, उसको इंश्योर करना है कि वो जो लॉ बना है उस तहत से उसका ही पालन हो और उसी का बोलबाला, ना कि और किसी का हो। उसी को बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ईपीएल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। अब आते हैं प्रमोट फेडरलिज्म, मतलब जहां भी आ गया फेडरल का मतलब हो गया कि जब स्टेट को थोड़ा सा हम लोग अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हम ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन ज़्यादा ना लगे, तो हम ये बोल रहे हैं ना कि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं टू द फेडरलिज्म को।
अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव, यस, अगर कोई सपोज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कोई गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लॉ बना दिया विच गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल्स, तो ऑनरेबल कोर्ट विल स्ट्राइक इट डाउन। तो इट विल मेक द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, कि ऐसा लॉ क्यों ही हम बनाएंगे जो कि जुडिशरी उसको अल्ट्रा वायर कर देगा डिक्लेयर, या फिर उसको नल एंड वॉइड कर देगा डिक्लेयर। तो इट मेक्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, विच इज गुड थिंग, विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर कंट्री ऑल्सो। ठीक है, अब हो गया फाइनेंशियल कंट्रोल, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई टैक्स ऐसा लग सकता है, या फिर आप ऐसा समझो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहां से हमें पैसे निकालना है, तो कैसे होगा? ये तो वही होगा ना कि बाय द अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल कहां पास होगा? इन द पार्लियामेंट। और ये जो प्रोसीजर है कहां से आ रहा है? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा तो नहीं है ना कि जो पार्लियामेंट है वो अपने लिए कुछ अलग से रूल बनाना कि पैसे निकालना है तो अब कैसे निकाल, नहीं, उसका पूरा तरीका दिया हुआ है संविधान में, तो उसी को तो फॉलो हो रहा है। तो वंस अगेन व्हाट इट शोज कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेजेमनी एंड नॉट पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इन इंडिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इश्यूज में। तो लेसर बिल्स रेफर टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज। जैसे देखो 16th लोकसभा में हमने ये देखा था कि 60% जो बिल है वो कमेटी पे जा रहे थे, और 17th में हमने देखा ये देखो कितना डिप हो गया, ये 20 हो गया। तो यहाँ क्या होता है, देखो कमिटीज बेसिकली क्या होता है, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हो गया ना, यहाँ पर एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, तो दे चेक की जो बिल है या जो खर्चा है ये सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका अगर कुछ नुकसान है तो क्या हो सकता है, फिर उसको कैसे काउंटर करें, एवरीथिंग, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट्स एंड दे विल हैंडल दोज थिंग्स। बट आजकल ये देखा गया कि जो 17 लोकसभा में कि नंबर ऑफ बिल्स आर गेटिंग रिड्यूस, तो यस, तो ये तो एक इशू हो ही गया। फिर हम देखते हैं कि रिड्यूस्ड एमपीज अटेंडेंस 16 में था 81, 17 में था 17। हालांकि ये डिफरेंस कम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा का फर्क है, 2% का ही फर्क है, बट फिर भी यू कैन राइट इट इन योर आंसर। ठीक है, अब जैसे ये देखा हमने एग्जाम्पल दिया कि एक्स सीजीआई रंजन गोगोई जी, ही वाज इन राज्यसभा, ही टुक पार्ट ओनली इन ओनली वन डिस्कशन। तो हम ये चाहेंगे कि जितने भी मेंबर्स हैं वो 100% वहाँ पर रहें, वो लोग मतलब जो डिबेट होता है वो अच्छे से करें, उस चीज़ को जो अगर कुछ कमियां हो उस बिल में तो उसको अच्छे से वो हाईलाइट करें, उस पर डिबेट हो, उस पर बात हो, ताकि जो एक्ट बने वो सबको मतलब एक सबका ओवरऑल ग्रोथ करे, ओवरऑल डेवलपमेंट करे, से स्टेट भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब एक हो गया क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। तो ये एज पर द रिपोर्ट ऑफ द एडीआर, ये कहा इन्होंने कहा कि 47% जो एमपी है उन पे क्रिमिनल चार्ज है, और जो 26% है सीरियस केसेस। ठीक है, अब देखो ये तो एक इशू ही हुआ ना। अब से सपोज क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो अब क्या मतलब वो देश के हित में वहाँ पर काम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या वो जो एक्ट लॉ फॉर्मेशन में वो रहेंगे, क्या उसमें वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो करेंगे, क्या वो फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में देंगे, तो एक इशू होता है। सो एडीआर ने से हाईलाइट किया है कि इतने परसेंटेज एमपीज को 47 को क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द जो इशू है, उसको भी एक हुआ कारण ये एक हो गया प्राइवेट मेंबर बिल। तो ओनली 14 सच बिल्स हैव बीन पास इन द इंडिपेंडेंस। ये क्या होता है ना, प्राइवेट मेंबर की जो भी एमपी है बट नॉट ए मिनिस्टर, ठीक है, वो मिनिस्टर नहीं है, ही और शी कैन ऑल्सो पास द बिल। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है कि मान लो कोई एमपी है और सपोज उनके क्षेत्र में कोई इशू होगा, तो ही नोज कि वहां पर ये प्रॉब्लम है, या फिर उनको लग रहा है कि देश के हित में ये चाहिए, बट सिर्फ 14 ही बिल अब तक में पास हुआ, तो ये भी दिखाता है चलो एक कमी है। शायद उनका बात बोलना सही हो, जो प्राइवेट मेंबर बिल के तहत बोला जा रहा था उसको भी फॉलो होना चाहिए, उसमें ज़्यादा बिल पास होना चाहिए। तो जो लास्ट बिल पास हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ द क्रिमिनल एप्लीकेशन एक्ट 1970। अब हो गया फ्रीक्वेंट एडजमेंट ऑफ द हाउस। अब ये हम देखते हैं ना कि हाउस कुछ इशू हुआ, बस वो मतलब हाउस को वेकेट कर दिया, हाउस से बाहर आ गए, तो जब बार बार एडजमेंट होगा तो फिर डिस्कशन होगा कब? और जब डिस्कशन ही नहीं होगा तब तो फिर वो जो एक बिल है उस पर ना तो अच्छा डिबेट हो पाएगा, ना वो अच्छा से एक्ट बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें चाहिए कि लोग वहाँ मौजूद रहें। ठीक है, वो एडजर्न ज़्यादा हाउस नहीं हो, वहाँ पर मौजूद रहें, सेशन का पार्ट लें, वहाँ पर डिबेटिंग हो, वहाँ पर डिस्कशन हो, और एक अच्छा सा एक एक्ट निकल के आए जो कि प्रो पीपल हो, प्रो इंडिया हो। ठीक है, अब हमने ये इशू तो देख लिया। अब हमने जो ये 5 प्रॉब्लम बोला, तो अब चाहिए ना कि हमें कुछ वे फॉरवर्ड भी दें। क्या हम देंगे? स्ट्रेंथन द पार्लियामेंट्री डेलिब्रेशन, मतलब भाई जो डीआरएससी का स्क्रूटनी हो वो ज़्यादा हो, वी वांट कि एक्सपर्ट आए वहाँ पर, वो चेक करें कि वो लॉ अच्छा है नहीं है, क्या कमी और अच्छा से कैसे कर पाए, वी नीड इट। ठीक है, अब रिस्ट्रेन द पावर मिस यूज, तो आर्टिकल 103 होता है जैसे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑर्डिनेंस वाज आल्सो बाय द गवर्नर ऑल्सो। तो इसमें हमने एक एग्जांपल दिया, क्या दिया है, तो डीसी वार्ड केस 1987 में। यहाँ क्या होता है कि ऑर्डिनेंस का रीप्रमलगेट होता है, एक आ रहा फिर एक आ रहा फिर एक आ रहा, मतलब रीप्रमलगेट हो रहा है ऑर्डिनेंस का। कितना हुआ? तो 256 हुआ ऑर्डिनेंस इन द 14 ईयर। अब आप देखो ऑर्डिनेंस क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन हो, जब ये हाउस में अपना सिटिंग नहीं हो रहा हो, कि हाउस इज नॉट इन सेशन हो, कोई अर्जेंट मैटर हो, तो ठीक है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड ऑनरेबल गवर्नर दे कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। बट
यही और अगर बार बार होता जाए तो फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, उसका फिर उसको वो उसका वर्क को अंडरमाइन कर दिया जाता है, विच वी डोंट वांट। ठीक है, तो यही होगा कि रिस्ट्रेन फ्रॉम द पावर मिस यूज आर्टिकल 123 आर्टिकल 213, इसका ज्यादा भी मिस यूज नहीं हो चाहिए। दीज आर फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस एंड विल बी यूज्ड ओनली देयर एंड शुड बी यूज्ड ओनली देयर। ठीक है, वी नीड टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब कि कोऑपरेट कर रहा है ना, यूनियन स्टेट आपस में कोऑपरेट कर रहा है, स्टेट स्टेट आपस में कोऑपरेट कर रहा है, तो एक हुआ ना कि अच्छा एक फेडरलिज्म हो रहा है कि सब कुछ वहां सही से से जा रहा है। अब ये कहाँ होना चाहिए, वाइल एग्जीक्यूटिंग द स्टेट। हमने ये देखा ना कि 7 शेड्यूल में जब यूनियन स्टेट होता है तो आर्टिकल 249 के तहत होता है कि राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, बट यहां पर हमें कोऑपरेट मतलब का फील होता है कि वी आर वर्किंग, अगर पार्लियामेंट लॉ बना भी रहा है फॉर इनिशिएटिव, उस राज्य को प्रमोट करने के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल में क्योंकि जीएसटी काउंसिल बॉडी में क्या है कि जीएसटी काउंसिल में क्या होता है कि इट इज नॉट जस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर स्टेट भी तो है, यहाँ पर यूटी भी तो है, उनके भी तो वहां पर मेंबर है। तो ऐसा क्यों ना हो कि अगर राज्यसभा ने ऑथराइज किया है पार्लियामेंट को आप लॉ बनाओ फॉर द स्टेट सब्जेक्ट, तो वहां पर स्टेट के भी तो मेंबर आ सकते हैं ना। तो इस पर क्या होगा कि इस पर कॉपरेट होगा, लॉ अच्छा लॉ बनेगा, जो कि बनाएगा तो यू नहीं, बट इट विल बी फॉलोड वाइडली इन द स्टेट ऑल्सो। यूथ इन द पॉलिटिक्स, देखो यार, ये तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में मैंने पहले ही बोला ये आएगा ही आएगा, बिकॉज वी वांट यू टू बी इन द पॉलिटिक्स। और एक होता है पांचवा, ये देता होता है कि एजुकेट, पॉलिटिकली एजुकेट। ठीक है, पॉलिटिकली एजुकेट, ये भी बहुत सारे मिलेगा, बिकॉज हम चाह रहे हैं ना कि अगर हम लोग, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एफआर क्या है, डीपी क्या है, एफडी क्या है, हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम चाहते हैं लोग भी जाने उसको, लोग जाने ना कि अगर बेसिक स्टडी होता क्या है। तो इससे अच्छा है ना, जो अगर जो समाज है, अगर जो देश में सब पढ़े लिखे होंगे तो कितना अच्छा होगा कि तो उसको देश को चलने में भी तो बहुत अच्छा होगा ना। तो यू कैन ऐड इट इन पॉइंट 5। अब हम करेंगे कंक्लूड। इन इंडिया पार्लियामेंट इज पावरफुल बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ठीक है, पार्लियामेंट को पावर तो है, बट जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। देयर इज नो एब्सोल्यूट पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी लाइक इन द यूके, बिकॉज इट एंकर्ड बाय फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ एंड राइट्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है बट इज ओरिएंटेड टू आवर राइट्स, कि हम कैसे राइट देंगे ना कि उसे हम छीनेंगे। तो पार्लियामेंट के पास जो अल्टीमेट पावर होता है वो नहीं है, वो सॉवरेन नहीं है, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट है, जुडिशियल रिव्यू है, रूल ऑफ लॉ है, राइट्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी है, और जो भी हमने ऊपर पढ़ा वो सब कुछ है। ठीक है, तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। थैंक यू।